तो एनीवे, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, उसके कुछ रिव्यू कॉन्सेप्ट हैं। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको रिवाइज कर लें ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अगर आप नंबर्स रिकॉग्निशन का डीएफए यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपका अल्फ़ाबेट क्या होगा? 0 to 9 के बिटवीन जितने भी डिजिट्स हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। कोई भी आप नंबर ले लें, 1 2 ले लें, 3 3 1 ले लें, एनी नंबर। सो जो कि इस अल्फ़ाबेट से जो सिंबल्स हैं उनको लेके बनाया गया है, उसको आप कहते हैं स्ट्रिंग। सही है। अब इस अल्फ़ाबेट से, ये जो अल्फ़ाबेट है 0 to 9, इससे जितने भी पॉसिबल डिजिट्स या नंबर्स जो आपके बन सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स जिनको आप स्ट्रिंग कहते हैं, वो सारी जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं, वो मिला के आपकी लैंग्वेज बनाती है, लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स। सही है। इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, द लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एन इनफाइनाइट। सही है। सो ये कॉन्सेप्ट्स डीएफए से रिलेटेड हैं। उसके बाद फाइनाइट स्पेसिफिकेशंस, जब आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट होती है, यानी कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट हो जाती हैं, तो उस केस में आपको रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं या पैटर्न्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नंबर्स की लैंग्वेज रिकग्नाइज करनी है, द लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू डिफाइन एन ऑटोमेटा और अ रिकग्नाइजर which is a machine that should accept all number strings in a language, and it also should reject all other strings. सही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके नंबर्स करेक्ट फॉर्म में हैं उनको तो ये एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर कोई इनकरेक्ट फॉर्म में नंबर है तो उसको वो रिजेक्ट कर दे। सही है। सो हमने एक्सेप्ट करने का कोड तो लास्ट टाइम किया था, नंबर्स को रिकग्नाइज करने का, लेकिन रिजेक्ट करने का या लेक्सिकल एरर का कोड अभी तक नहीं किया। तो वो कैसे करेंगे? हमारा कौन सा प्रोजेक्ट था? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो मैं प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ दोबारा से। आई थिंक लेक्सिकल एनालाइजर था शायद, उस पर हम काम कर रहे थे। मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि नंबर ट्रू है तो उसको आप कैसे रिकग्नाइज करें, अगर ट्रू नहीं है तो उस केस में आप उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे। तो आई थिंक दिस वाज द कोड। यस, दिस वन। इसमें हम लास्ट टाइम यही कर रहे थे कि इसको हमने दिया था सोर्स कोड, उसको हमने टोकन्स में कन्वर्ट किया था विद द सेम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो अपीयर हो रहे हैं। अब लेट सपोज कि आपका जो सोर्स कोड है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब देखें क्या आता है, आउटपुट क्या आता है। सो इसने अगेन टोकन जनरेट कर दिए, लेकिन ए को उसने सिंपली इग्नोर कर दिया, जबकि ये लेक्सिकल एरर है, नंबर के साथ एक अल्फ़ाबेट लगा हुआ है। तो इस केस में लॉजिकली हमें एरर जनरेट करना चाहिए, लेकिन एरर जनरेट हुआ नहीं है, क्योंकि एरर जनरेशन का हमने जो रिजेक्शन का काम है वो हमने नहीं किया। तो आप इसको कैसे अपडेट करेंगे? इस चीज़ को आप कैसे अपडेट चेक करेंगे? ये देखें, यहाँ पे हम वाइल लूप में सोर्स कोड को पूरा पार्स कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो अगर आपका सोर्स कोड का ith कैरेक्टर कोई डिजिट आता है, सो इट मीन्स कि आपका नंबर आ रहा है, कोई नंबर फॉलो कर रहा है। तो इंटीजर डीएफए से हम रिकग्नाइज कर रहे हैं नंबर को। तो इसकी डीएफए में देखें क्या हो रहा है।
हम नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करते हैं पीक के अंदर। तो अगर नेक्स्ट कैरेक्टर 0 to 9 के दरमियान है तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू करें। सही है। अगर नंबर ये था 1 था, फिर 2 था, पहले 1 आया था, अब नेक्स्ट कैरेक्टर 2 आता है जो कि 0 to 9 के बीच में है, तो हम अगेन लूप रिपीट करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 to 9 के बीच में नहीं है। सही है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं। लेकिन हमें पहले ये चेक करना चाहिए इफ आपका जो पीक है इज इक्वल टू, इट इज लेट्स से it is greater than or equal to a and peak is less than or equal to z for example। तो इस केस में हम टोकन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल्स न्यू टोकन and let's call it invalid token। ये इनवैलिड टोकन और इसकी क्लास क्या होगी, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग प्लस पीक पे जो भी कैरेक्टर आया था। एंड अब हम यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न फॉल्स। इस टोकन को प्रिंट भी करा दें। तो इसकी रिटर्न टाइप में रख देता हूँ बूलियन। अगर करेक्ट टोकन आपको मिलता है तो आप रिटर्न ट्रू कर दें। ये रिटर्न ट्रू यहाँ पे आना चाहिए। करेक्ट टोकन के केस में आप रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ओके राइट। सो आपने रिटर्न ट्रू कर दिया अगर करेक्ट टोकन था। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ बूल इज इंटीजर। अगर आपका इंटीजर इनकरेक्ट आता है तो आप सिंपली यहाँ पे अपना कोड स्टॉप कर देंगे और यूज़र को आउटपुट कर देंगे कि आपका जो टोकन था वो इनवैलिड है। इफ इज अगर आपका फॉल्स आता है सो जस्ट अब यूज़र को शो कर दें राइट लाइन इनवैलिड टोकन एंड जस्ट ब्रेक आउट ऑफ द लूप और फर्दर इसकी जो एनालिसिस है वो स्टॉप कर दें। सो लेट्स सी नाउ। तो देखें 23A आया, अब उसने कह दिया कि दिस वन इज इनवैलिड टोकन। यहाँ पे इनवैलिड टोकन की जगह स्पेसिफिक इनवैलिड नंबर आया है, तो आप इसको इनवैलिड टोकन के बजाय इनवैलिड इंटीजर या इनवैलिड नंबर भी कह सकते हैं। सही है। सो कहीं पे भी आपका जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, इनवैलिड टोकन मिलेगा, तो दिस विल योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट विद अ लेक्सिकल एरर। एरर विल बी invalid token। Is that clear? इसी तरीके से ये जो ऑटोमेटा का यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि योर रिकॉग्नाइजर मस्ट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स फॉर एग्जांपल
and it also must reject all other strings that are not part of this language. So अब नंबर के अंदर कोई भी नॉन नंबर कैरेक्टर आता है तो उस केस में आप उसको रिजेक्ट करके फॉल्स रिटर्न करा देंगे कि वैलिड टोकन नहीं है। फॉल्स का मतलब है टोकन वाज इनवैलिड। सही है। सो अगर नेक्स्ट कैरेक्टर ये आता है दैट मीन्स आपका जो टोकन है वो इनवैलिड है। सही है। तो उस केस में आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे और आपका प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब आप कंपाइलर फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो का ही कंपाइलर यूज़ कर लें तो उसमें मैं फॉर एग्जांपल ये काम करता हूँ इंट a इक्वल्स 1a। सो अगेन दिस इज इनवैलिड। लेक्सिकल एनालाइजर का ये एरर है। 1a इज एन इनवैलिड नंबर। तो आप कंपाइल करेंगे, एरर आएगा, कंपाइल नहीं होगा। सही है। सो यहाँ पे आपको एरर के अंदर लाइन नंबर भी दिखा रहा है। लाइन नंबर 14 पे ये एरर आ रहा है, दिस वन। सो अगर आप अपने कोड में भी ये काम करना चाहते हैं कि यूज़र को स्पेसिफिक लाइन नंबर भी दिखाना चाहते हैं कि ये जो, एक मिनट जिसको मैं हटा दूँ, तो ये जो इनवैलिड टोकन आया है 23 है, इनवैलिड नंबर है, इंटीजर इनवैलिड। सो ये कौन सी लाइन नंबर पे आया है ये आप कैसे दिखाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्राइवेट इंटीजर लाइन नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। लाइन में मसलो आ, चलो लाइन ट्राई कर लेते हैं। सो लेट से आपका जो लाइन नंबर है दिस डॉट, इसको भी स्टैटिक ही रखना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सो लाइन नंबर इक्वल्स 0। स्टार्ट करें, लाइन नंबर इज 0। cannot use local dot no एक काम करते हैं, इसको ही अगर नॉन स्टैटिक में कर दूं, इसको भी मैंने नॉन स्टैटिक कर दिया मेन को। ओह माय गॉड, इसकी रिक्वायरमेंट है ये मेन मेथड स्टैटिक ही होना चाहिए। सो लेट्स से इसको चेंज कैसे करेंगे हम? कैन नॉट यूज लाइन नंबर है, क्या है, मजाक है। सो एनीवे लाइन नंबर लाइन नंबर 0। सो जब आप कोई स्कैनर के अंदर कोई भी आप जो टोकन है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक और आप पैरामीटर ऐड कर दें इसका लाइन नंबर के नाम से। सही है। सो दिस इज इंटीजर लाइन नंबर। सो अब आप क्या करेंगे, जब आप टोकन जनरेट करेंगे, टोकन का कंस्ट्रक्टर आप एक्सपेंड कर दें, एक थर्ड पैरामीटर इसको दे दें लाइन नंबर का। सो लेट्स ऐड अनदर कंस्ट्रक्टर और टोकन क्लास and add line number।
ठीक है, so this dot line number equals line number. So plus so further ऐड कर देते हैं. So you have and the last one is line number. सही है. सो टू स्ट्रिंग करेंगे तो लाइन नंबर भी ऐड हो जाएगा. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है. सो ये जितने भी टोकन हैं लाइन नंबर 0 पे ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फिलहाल जो एक ही स्टेटमेंट है वो लाइन नंबर 0 पे है. सही है. सो ये जो इनवैलिड टोकन है ये लाइन नंबर 0 पे आ रहा है. तो लाइन नंबर आप इंक्रीमेंट कब करते हैं? लाइन नंबर प्लस प्लस आप कब करते हैं? जब आपका जो पीक है वो \n आता है. अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट रीड किया है. अगर मैं सोर्स कोड फाइल से रीड करता, फॉर एग्जांपल सोर्स कोड में मैंने एक्सप्रेशन 2 लाइन पे लिखी होती, 5/23 या न्यू लाइन पे लिखी होती, तो उस केस में मेरे पास लेकिन लाइन नंबर इज 1 और 23 है. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं लाइन नंबर का डेमो दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो कर्ली ब्रेस है ये अगेन नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, मैंने \n लगा दिया. वाह, से क्यों पार्स किया है इसने? लाइन नंबर 0. ऐसे काम करते हैं, मैं इसको system.io.file.write all lines source code dot, इससे हमारा फाइल फॉर्मेट है x एंड सोर्स कोड आपका ये है. write all text should be it. और सोर्स कोड को हम रीड कर लेते हैं. सोर्स कोड equals system.io.read all text. तो ये जो सोर्स कोड हम राइट करा रहे हैं इसी को रीड करा लेते हैं. इस केस में देखते हैं न्यू लाइन. फोल्डर ये हमारा सोर्स कोड राइट हो गया है. 1 = 2. ये मैंने सोर्स कोड को अपडेट कर दिया यहाँ पे और इसको दोबारा रन करते हैं. मैं डायरेक्टली सोर्स कोड को रीड कर रहा हूँ यहाँ से और इसको हम करते हैं. तो ये हमारा सोर्स कोड है. लाइन नंबर 0 क्यों आ रहा है? ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करना पड़ेगा. ठीक है.
width is 6. पीक में \n आ रहा है, \n लाइन नंबर ++ लाइन नंबर लाइन नंबर 1 तो हो गया है। तो लाइन नंबर 1 जाना चाहिए इसके पास। ओके, लाइन नंबर 0 इसलिए आ रहा है, द प्रॉब्लम वॉज कि प्रॉब्लम समझ में आ रही है, लाइन नंबर क्यों आ रहा था वापस, सब में 0 क्यों आ रहा है। ये जितने भी टोकन है, क्योंकि आप सोर्स कोड में देखिए मैंने इतनी लाइंस लगा दी हैं, लेकिन सब में लाइन नंबर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि बाकी जितने भी टोकन के कंस्ट्रक्टर्स हमने कॉल किए हैं उनमें हमने लाइन नंबर मेंशन नहीं किया। ठीक है, ये वाला जो टोकन है इसमें भी हमने लाइन नंबर मेंशन नहीं किया, इसके कंस्ट्रक्टर में आप लाइन नंबर लगा दें तब ये आपको करेक्ट लाइन नंबर रिटर्न करेगा। और इसी तरीके से अगर आप बाकी जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर का है जो रिकॉग्नाइज ऑपरेटर, इसको भी आप लाइन नंबर पास कर दें। और इसी तरीके से ये जो पंक्चुएशंस हैं, पंक्चुएशन का जो आपका रिकॉग्नाइजर है इसको भी आप लाइन नंबर पास कर दें। सो लेट्स अपडेट द कोड, रिकॉग्नाइजर का कोड अपडेट कर दें। तो इंडेक्स के बाद आप इंटीजर लाइन नंबर भी ऐड कर दें। तो जो भी आपको टोकन मिले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें, थर्ड पैरामीटर उसको आप लाइन नंबर पास कर दें। और इसी तरीके से यहाँ पे भी थर्ड पैरामीटर आपका जो टोकन क्लास का है कंस्ट्रक्टर का, दैट इज लाइन नंबर। सो नाउ इट शुड वर्क। सॉरी, scanner dot recognize operators, go to definition, line number, not राइट। अब मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स रन द कोड अगेन। ठीक है, अब देखें लाइन नंबर 0 पे हैं ये टोकन्स, ये तीनों टोकन्स हैं, ये लाइन नंबर 0 पे है। उसके बाद 23 नेक्स्ट लाइन पे आता है, लाइन नंबर 1 पे, सही है। उसके बाद जाके जो क्लोजिंग आपका कर्ली ब्रेस है दैट अकर्स ऑन लाइन नंबर 2। उसके बाद एक एम्प्टी लाइन है, लाइन नंबर 3 एम्प्टी है। फिर लाइन नंबर 4 पे ये चीज़ें आ रही हैं 1 एंड 2, ये दोनों इंटीजर लाइन नंबर 4 पे आ रहे हैं। ये जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका मैंने रिकॉग्नाइजर के अंदर कोड नहीं लिखा तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। सो इज दैट क्लियर। और इस केस में अगर मैं अगेन कोई सिंटैक्स एरर करता हूँ, फॉर एग्जांपल सोर्स कोड खोल लें, सोर्स कोड जिस फाइल से हम रीड कर रहे हैं दैट इज बिन डिबग, सोर्स कोड ये रहा। इसमें अगेन आप लेट से ये कर दें, 1 क्यों कर दिया मैंने सोर्स कोड को, यहाँ पे लेक्सिकल एरर हमने लगा दिया है। सो लेट्स
ट्राई अगेन। सो आपका जो 1q इक्वल्स 2 है, तो 1q इज एन इनवैलिड इंटीजर। सही है। सो दिस ऑकर्स ऑन लाइन नंबर 0, 1 एंड 2। लाइन नंबर 2 पे आपका इनवैलिड टोकन है और यहाँ पे आपकी कंपाइलेशन स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे आपको इनवैलिड टोकन मिलेगा। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आवे? ये DFA बनाया है वकार ने। सही है। सो समझ आ रहा है? क्वेश्चन है कोई यहाँ तक? मैंने इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है लाइन नंबर के साथ। अभी आपको इसको फर्दर एक्सपेंड करना है। यहाँ पे आपको, जहाँ पे मैंने इंटीजर नंबर का DFA रखा हुआ है, प्लस में अगर आपकी लैंग्वेज फ्लोटिंग पॉइंट को भी रिकॉग्नाइज कर रही है तो उसका भी आप DFA रखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट का। सही है। सो वो काम भी आपको करना है। प्लस में आइडेंटिफायर्स, जो आपके नेम्स होते हैं, वेरिएबल, प्रोग्राम, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, या जितने भी नेम आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड सपोर्टेड हैं वो भी आपको ऐड करने हैं यहाँ पे। सो इज इट क्लियर टिल नाउ? ऑपरेटर की रेंज एक थोड़ी और बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑपरेटर असाइनमेंट का आ रहा है तो वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यहाँ पे इंक्लूड करा देते हैं। और पीक इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको यहाँ पे फर्दर भी लगाने हैं, जैसे अगर आप प्लस प्लस ऑपरेटर सपोर्ट कर रहे हैं तो पीक में फॉर एग्जांपल ये प्लस ऑपरेटर आता है, तो रिकॉग्नाइज ऑपरेटर के अंदर आप पीक प्लस ये आई है, i+1 करके देखेंगे कि अगर प्लस ऑपरेटर आ रहा है तो फर्दर प्लस तो नहीं आ रहा, अगर माइनस आ रहा है तो फर्दर माइनस ऑपरेटर तो नहीं आ रहा। सही है। सो ये भी आपको चेक लगाना पड़ेगा। सो मैं एक और ऑपरेटर ऐड कर रहा हूँ, दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो इसको भी आप, इसका भी टोकन जनरेट कर दें। तो अगेन सोर्स कोड में मैं ये लेक्सिकल एरर हटा देता हूँ, नंबर को करेक्ट फॉर्मेट में कर दें। दैन लेट्स ट्राई अगेन। तो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया, 1 = 2। तो इसमें लेक्सिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये सिंटेक्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे आईडी आनी चाहिए। लेफ्ट वैल्यू हमेशा आईडी होती है, जो कि हमने अभी टाइनी लैंग्वेज ग्रामर में पढ़ा भी था। सो यहाँ पे इसने एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये लेक्सिकल एनालाइजर है और लेक्सिकली ये कोड बिल्कुल सही है, उसमें ये एरर नहीं है, ये सिंटेक्स का एरर है। यानी कि ग्रामेटिकली ये इनवैलिड है, लेकिन टोकन ये बिल्कुल दुरुस्त है। सो ये जो एरर है जिसमें हम नंबर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सो इसको हम नेक्स्ट फेज यानी कि सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर करेंगे। सही है? समझ में आ रहा है? सो लाइन नंबर, किसी लाइन पे अगर आप यूज़र को शो करना चाहते हैं कि किस लाइन नंबर पे आपका सोर्स कोड के अंदर एरर आया है, तो वो आप कैसे शो करेंगे? सो ऑल दिस थिंग्स अच्छा अच्छा, ये जो टोकन्स हम जनरेट कर रहे हैं ये नेक्स्ट फेज में लेक्सिकल एनालाइजर रीड करेगा। सही है। सो फाइल
डॉट अपेंड ऑल टेक्स्ट। हम एक फाइल जनरेट करते हैं टोकन्स की, टोकन्स डॉट txt एंड टोकन डॉट टू स्ट्रिंग। तो हम फाइल जनरेट कर लेते हैं टोकन्स के लिए। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो टोकन्स की फाइल जनरेट हो गई। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टोकन्स जो कि जनरेट हो गए। इसको मैं अपेंड ऑल टेक्स्ट की जगह अपेंड ऑल लाइन कर दूं। दिस शुड नॉट वर्क एनीवे। ऑल टेक्स्ट ही सही रहेगा। अगर मुझे न्यू लाइन पे टोकन्स डिस्प्ले कराने हैं तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि प्लस \n। इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा जनरेट कराते हैं। सही है। सो आपके ये टोकन जनरेट होंगे वो न्यू लाइन पे। फिलहाल मैंने सिर्फ इंटीजर के अंदर ही रखा है। सही है। इंटीजर डीएफए के लिए ही रखा है। तो यही काम मैं बाकी टोकन टाइप्स के लिए भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन टोकन्स को भी मैं इसी तरीके से टोकन फाइल के अंदर अपेंड करा सकता हूँ। तो इसको डिलीट करें, दोबारा चला दें, नई फाइल जनरेट होगी। तो पंक्चुएशन भी आ गए, अब नंबर्स भी आ गए। तो इसी तरीके से आपके जितने भी टोकन टाइप्स हैं उसके लिए आप इस तरह से एक टोकन फाइल जनरेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो नेक्स्ट फेज आपका चलेगा सिंटैक्स एनालाइजर का, वो इन टोकन्स को रीड कर लेगा। सही है। तो इन टोकन्स को रीड करके उनकी वैल्यूज पार्स करके सिंटैक्स ट्री जनरेट कर देगा। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आ रहा है? नो सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलो, और बाकी लोगों को? असल में ये जो कोर्स है इसमें मेरा काम था आपको थ्योरी पढ़ा देना कि आप किस तरह रिकग्नाइज करेंगे कोड को, टोकन्स को किस तरह रिकग्नाइज करेंगे, डिफरेंट टाइप के टोकन्स को, टोकन फाइल्स कैसे जनरेट करेंगे। लेकिन उसके बाद में कोड समझाने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा रहा हूँ, जबकि इम्प्लीमेंटेशन आपका काम था, लॉजिकली आपको खुद करनी थी। सो अगेन मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करा दी, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑन योर पार्ट। इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि या तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स वीक हैं, या फिर आप कंपाइलर के लेक्चर के बाद इसको आप खोल के नहीं देखते बिल्कुल, या दोनों चीज़ें ट्रू हैं। लेक्चर के बाद आप कंपाइलर खोल के भी नहीं देखते क्या पढ़ा था, या बुक खोल के भी नहीं देखी होगी, ना ही ट्राई किया होगा इम्प्लीमेंटेशन करके। प्रोग्रामिंग वीक होगी फिर काफ़ी लोगों की, ये भी होगा। इज़ दैट ट्रू? क्लास के बाद आप खोल के देखते हैं इसको, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोड कभी लिख के देखा है? लेक्सिकल एनालाइजर ट्राई किया है कभी? नहीं किया होगा ना। बोलें तो सही, ट्राई करते हैं या नहीं? चलो, प्रोग्रामिंग वीक है, जिन लोगों की प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है उन्होंने ट्राई किया है। तो अगर आप, ये कोर्स ऐसा नहीं है, थियोरेटिकल कोर्स नहीं है जिसमें आप
सिंपल लेक्चर लें फिर बाद में रटा लगा दें। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल कोर्स। अगर आपको कंपाइलर वाकई में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, इस पर काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। दिस कोर्स विल रिक्वायर योर टाइम। सो आपको टाइम देना पड़ेगा, बगैर टाइम दिए सो फिर आप नई क्लास में आएंगे, पिछली चीज़ें भूल चुके होंगे, आपको दोबारा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, सिंपल चीज़ों को आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाया था। उसके बाद मैंने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको मैंने 1 बाय 1 टैकल किया था। सही है। टोकन की अरेंजमेंट हमने कैसे करेक्ट की थी, फिर लाइन नंबर ऐड किए हैं, रिकग्नाइजर्स के जितने भी डिफरेंट टाइप के टोकन्स हैं वो सेपरेट रिकग्नाइजर जनरेट किए हैं। तो कोड को मैंने मॉड्यूलर बना के स्टेप्स में कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। सो एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि मेरी तरफ से तो एफर्ट हुई है, आपकी तरफ से एफर्ट नहीं हुई। सो दिस कोर्स रिक्वायर्स 2 वे एफर्ट। सिर्फ मैं यहाँ पे कोड करता रहूँगा वो तो आपको फिर समझ में इस तरह नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मुझे याद है, लास्ट वीक 90 मरकज़ 90 ने मुझे कहा था, आया हुआ है आज, नूर हुसैन ने मुझे कहा था 90 ने कि मैं लेक्सिकल एनालाइजर उसको समझ में आ गया था, सबमिट कराऊंगा, लेकिन मुझे मिला नहीं है इनका अभी लेक्सिकल एनालाइजर। कांट आया 90 लेक्सिकल एनालाइजर इम्प्लीमेंट किया होता स्कैनर। चले मैं एक डेडलाइन रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक अपनी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स स्पेसिफिकेशन है, सॉरी लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन है, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट आपको पहले भी बना के शो किया था, लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी लैंग्वेज की लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट प्लस जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर का इम्प्लीमेंटेशन का कोड है वो आप करके मुझे सेंड कर देंगे। तो इसके लिए मैं असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको काम ये काम आपको ग्रुप में ही करना है। तो ग्रुप असाइनमेंट कर लेते हैं इसको कि आपको अपनी लैंग्वेज की लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट करनी है और लेक्सिकल एनालाइजर या स्कैनर को इम्प्लीमेंट करना है। कंप्लीट योर लैंग्वेज लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन document and also implement correct estimate की lexical analyzer. So your language complete its lexical document। आपको लेक्सिकल डॉक्यूमेंटेशन की स्पेसिफिकेशन आपको करनी है अपनी लैंग्वेज की, और उसके बाद नेक्स्ट आपको इम्प्लीमेंट करेस्पॉन्डिंग लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये 2 काम आपको करने हैं, ये आपको ग्रुप में करने हैं। ऑल स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है।
सो मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट ट्यूसडे कर देते हैं। सो असाइनमेंट समझ में आ रही है आपको? सर वेडनेसडे लेक्सिकल पे हो। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है और उसके हिसाब से ये जो हमने अभी लेक्सिकल एनालाइजर इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उस स्पेसिफिकेशन को देख के आपको इम्प्लीमेंट करना है लेक्सिकल एनालाइजर, और आपको टोकन फाइल जनरेट करनी है। ये भी मैं मेंशन कर दूं, जनरेट tokens file। so this is assigned to you। मैं अगेन आपको शो करा रहता हूँ लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन एंड टोकन फाइल्स। सो लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। सो आप अपनी लैंग्वेज की लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन इस तरह की लिखेंगे जिसमें आपकी लैंग्वेज के जो सपोर्टेड टोकन टाइप्स होंगे, ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, कौन से सपोर्टेड हैं, कीवर्ड्स आपकी लैंग्वेज कौन से सपोर्ट करती है, आइडेंटिफायर रूल्स क्या होंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज अलाउड हैं, तो ये क्या रूल्स होंगे वो आप डिफाइन करेंगे, साथ में उसके डीएफए भी बनाएंगे। और कांस्टेंट्स, उनके लिए भी आप रूल्स डिफाइन करेंगे, किस टाइप की कांस्टेंट सपोर्टेड हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, उनके लिए रूल्स क्या हैं, ये चीज़ें आप स्पेसिफाई कर देंगे, सारी चीज़ें। सही है। और ये जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं तो सबके लिए ये डिफरेंट होना चाहिए, हर कोई अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर ले। अगर किसी की प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेहतर है तो वो मेरे ख्याल से उसको चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज में फ़ीचर्स ज़्यादा सपोर्ट करे, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन ज़्यादा सपोर्ट करे। अगर किसी की प्रोग्रामिंग वीक है तो वो लोग उसको कम कर सकते हैं, इन फीचर्स को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग वीक है तो मे बी आप प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर को हटा दें, या इस तरह के प्लस इक्वल्स माइनस इक्वल्स, इन चीज़ों को भी हटा दें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिर आप जो भी लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन अपनी लैंग्वेज की बनाएंगे उसके हिसाब से आप अपना फिर लेक्सिकल एनालाइज़र इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सही है। सो लेक्सिकल एनालाइज़र में जो मेरी रिकमेंडेशन है दैट इज़ कि आप सोर्स कोड फाइल से रीड करेंगे, जैसे हम इस फाइल से रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब टोकन्स जनरेट कर रहे होंगे तो टोकन्स को आप एक टोकन की फाइल जनरेट करके system.io.file.append.txt करके उस फाइल में टोकन्स आप राइट करा रहे होंगे। ये तो मैंने रफ सा लिख दिया है, वैसे बेहतर तरीका ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ही पूरा काम कर रहा हूँ। बेहतर तरीका ये होगा कि मैं यहाँ से टोकन, इस मेथड से टोकन रिटर्न कर दूँ, और जो मेन कॉलिंग प्रोग्राम है उसके अंदर ही मैं एक यूटिलिटी फंक्शन बना दूँ। एक यूटिलिटी फंक्शन हम डिफाइन कर दें, पब्लिक स्टैटिक void append टोकन। तो append टोकन के अंदर आप जो भी टोकन है वो आप पास कर दें। तो अब आप सिंपली इस मेथड को कॉल करेंगे और आप टोकन को पास कर देंगे, तो ये खुद से append all टेक्स्ट करके टोकन की फाइल नेम txt या जो भी आप देना चाहें प्लस टोकन डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको अपेंड कर दें। सही है। सो आप इसको बेसिकली सिर्फ इसको टोकन पास कर देंगे, ये वाला जो टोकन है कहाँ गया, या दिस वन। सो आप सिंपली ये टोकन रिटर्न करा देंगे मेन मेथड को, और मेन मेथड ये टोकन यूज़ करके उसको अपेंड करा देगा टोकन्स की फाइल में। सही है। सो इस तरह से आपकी टोकन फाइल जनरेट हो जाएगी। आपको हर मेथड में अलग से
इस तरह की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेन को, प्रोग्राम को, ये टोकन है जो रिटर्न टाइप में आप टोकन करके रिटर्न कर दें, वो उसको सेव करा देगा। सो दिस कोड कैन फर्दर बी इम्प्रूव, और आप इसको इम्प्रूव करें। सो इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे। सो आप जब आप उनको सॉल्व करेंगे तभी आपको कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया होगा, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट्स बेहतर क्लियर होंगे। सो टाइम ओवर हो चुका है। मेरे ख्याल से मैं अब अटेंडेंस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करता हूँ। तो अटेंडेंस के लिए मैं सिंपली आपकी लिस्ट जो है पीपल की अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जितने भी लोग हैं आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ करते हैं।